तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 जिसका नाम है स्किल, टेक्निक एंड स्टाइल। तो सबसे पहले मतलब समझते हैं हम स्किल का। स्किल का मतलब क्या है? स्किल इज़ एन एलिमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दैट एनेबल्स द परफॉर्मर टू डू लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क विद लिटिल एफर्ट्स। ठीक है, यानी अगर स्किल का मतलब समझा जाए तो स्किल क्या है कि अगर मुझे कोई काम करना है और मुझे वो काम आता है तो मैं क्या करूँगा, वो काम बहुत ईजिली कर पाऊँगा बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाए बिना। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर एक डांसर है, वो डांस करना जानता है, ठीक है, तो वो डांस बहुत ईजिली कर पाएगा, बजाय कि जो लोग नहीं जानते उनको बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। जैसे कि अंकल होते हैं, वो नाचते हैं तो क्या बहुत ज़ोर लगा के नाचते हैं ना, लेकिन जो कि नॉर्मल डांसर्स होते हैं वो कितनी घंटों घंटों तक नाच लेंगे, फिर भी उतना ज़्यादा फटीग नहीं होंगे। ठीक है, तो स्किल क्या है? स्किल हमें परफॉर्म करना, जो कि लार्ज अमाउंट ऑफ वर्क करना है बहुत कम एफर्ट्स डाल के, तो वो हमारी स्किल्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, द एपरेंट विजिबल ईज ऑफ वर्किंग मस्कुलर वर्क इंडिकेट्स अ स्किलफुल मूवमेंट और परफॉर्मेंस। ठीक है, जो स्किल्स होंगे वो एक्चुअल में दिखते हैं। ठीक है, जो डांसर जिस स्किलफुल तरीके से मूवमेंट करेगा और एक नॉर्मल पर्सन करेगा, तो डांसर के स्किल्स दिखेंगे वहाँ पे, उसकी एबिलिटीज़, उसकी जो तरीके से कर रहा है वो ठीक है, वो अलग से ही डिफाइंड होगा। ठीक है, तो ये होता है स्किल। अगर मैं स्किल के क्लासिफिकेशंस करूँ तो स्किल जो होती है वो बहुत सारे टाइप्स की होती है। सबसे पहला है इसके अंदर ओपन स्किल। ठीक है, ओपन स्किल का मतलब क्या है? स्किल्स दैट आर नॉट अंडर कंट्रोल एंड आर अनप्रिडिक्टेबल। ठीक है, जब मुझे कोई आइडिया नहीं है मुझे किस चीज़ के ऊपर काम करना है या किस चीज़ के ऊपर स्किल दिखानी है, तो वो होता है ओपन स्किल। जैसे कि मान लो फुटबॉल के अंदर मुझे नहीं पता किस तरफ से बॉल आएगा और मुझे कहाँ पे मारनी पड़ सकती है। ठीक है, तो ये है ओपन स्किल। नेक्स्ट है इसके अंदर क्लोज स्किल। ठीक है, इसके अंदर क्या है? इट टेक प्लेस इन अ स्टेबल प्रिडिक्टेबल एनवायरनमेंट एंड द परफॉर्मर नोज व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, बहुत एक स्टेबल इन्वायरमेंट है और बहुत ज़्यादा प्रेडिक्टेबल है, मुझे पता है किस तरीके से करना है और कैसे करना है और कब करना है। ठीक है, जब मैं वॉलीबॉल के अंदर सर्विस लूँगा, ठीक है, तो मुझे पता है कि मुझे ओपन करना है। ओके, तो वो सारा कुछ कंट्रोल्ड है मेरे हाथ में, तो इसको बोला जाता है क्लोज स्किल। नेक्स्ट आता है इसके अंदर सिंपल स्किल। सिंपल स्किल क्या है? द स्किल दैट डू नॉट रिक्वायर लार्ज अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन। ठीक है, जिसके अंदर हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा टाइमिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सिंपल स्किल। ठीक है, जो कि ईजिली हो सकता है कोई काम। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर कॉम्प्लेक्स स्किल, जिसके अंदर बहुत ज़्यादा रिक्वायर है लार्ज अमाउंट ऑफ कोऑर्डिनेशन, यानी हमारे मसल्स का हमारे दिमाग के साथ न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन, हमारे टाइमिंग, हमारा डिसीजन मेकिंग, ये सारा कुछ डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स स्किल पे। ठीक है, अगर ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी तो कॉम्प्लेक्स स्किल, और बहुत सिंपल तरीके से हो सकती है तो वो सिंपल स्किल। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। फर्स्ट, ग्रॉस स्किल। ठीक है, ग्रॉस स्किल क्या होता है? द स्किल दैट इन्वॉल्व लार्ज मसल मूवमेंट, जिसके अंदर हमारी बहुत बड़ी बड़ी मसल्स की मूवमेंट होने वाली है। ठीक है, वो होता है ग्रॉस स्किल। जैसे कि इसका एग्जांपल है जंपिंग, रनिंग, वॉकिंग। ठीक है, उसके अंदर हमारी सारी मसल्स यूज होने वाली है। सेकंड है इसके अंदर फाइन स्किल दैट रिक्वायर कॉम्प्लेक्स प्रिसाइज मूवमेंट। ठीक है, स्किल्स के जिसके अंदर बहुत ज़्यादा प्रिसाइजली मूव करना है। ठीक है, उसके अंदर बड़े बड़े मसल का काम नहीं है, बहुत छोटे मसल का काम है। बहुत छोटे सिग्नल्स आएंगे हमारे नर्वस सेल से हमारे स्केलेटल मसल पे, और हमें बहुत प्रिसाइजली काम करना, बहुत ध्यान से काम करना है। ठीक है, तो वो होता है फाइन स्किल्स। ठीक है, जैसे कि मैं बोल सकता हूँ सुई के अंदर धागा डालना। ठीक है, वो कोई बड़े बड़े मसल का काम नहीं है, लेकिन बहुत फाइन स्किल है वो। ओके, नेक्स्ट आता है इसके अंदर डिस्क्रीट स्किल, दैट स्किल दैट आर ब्रीफ एंड हैव क्लियर कट बिगनिंग एंड एंड। ठीक है, वो स्किल जिसका मुझे शुरुआत भी पता है, जिसके मुझे एंड भी पता है। ठीक है, बिल्कुल क्लियर कट है सब कुछ। ठीक है, तो वो होता है डिस्क्रीट स्किल। जैसे कि इसका एग्जांपल ले सकते हो पेनल्टी शॉट जो होता है फुटबॉल का। ठीक है, सेकंड है इसके अंदर सीरियल स्किल, जिसके अंदर ग्रुप ऑफ, मतलब सारे डिस्क्रीट स्किल को ना एक साथ ग्रुप कर दो, और उसको जब कॉम्प्लेक्स मूवमेंट के साथ एक सब मुझे अपने कॉन्शियस डिसीजन के साथ जब एक्शंस लेना पड़ेगा, अपनी स्किल दिखानी पड़ेगी, तो वो होता है सीरियल स्किल। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्टिन्यूस स्किल, जो कि रिपीट होती रहेगी एक साइकिल के अंदर। ठीक है,
एक बार मैंने बॉल को हिट किया, वो पास होकर दोबारा से मेरे पास आ गई, फिर मुझे हिट करना है, फिर वो पास होकर दोबारा से मेरे पास आएगी। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हो सकता है वैसे साइकिलिंग हो सकता है, इसका एग्जाम्पल स्विमिंग हो सकता है, जो कि एक रिपीट कॉन्टिन्यूस मूवमेंट के अंदर मैं रहूँगा। ओके, नेक्स्ट है इसके अंदर इंडिविजुअल स्किल दैट आर परफॉर्म्ड इन आइसोलेशन, मतलब एक बार परफॉर्म किया तुम्हारा काम हो गया, अब तुम्हें दोबारा ज़रूरत नहीं है वो परफॉर्म करने की। ठीक है, अगर इसका एग्जाम्पल लेना है तो ले लो हाई जंप। ओके, आगे बात करते हैं हम इसके अंदर कोएक्टिव स्किल्स की। कोएक्टिव स्किल्स क्या होते हैं? स्किल्स दैट आर परफॉर्म्ड एट द सेम टाइम विद अदर बट विदाउट कन्फ्रंटेशन। ठीक है, यानी यहाँ पे हम दूसरों के साथ परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन दोनों है ना अलग अलग टीम में है, एक साथ नहीं कर रहे। ठीक है, जैसे कि एक रेस हो रही है, सारे एक साथ भाग रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या वो मेरे साथ थोड़ा भाग रहा है? वो है कोएक्टिव स्किल्स। नेक्स्ट आता है इसके अंदर इंटरएक्टिव स्किल्स, जिसके अंदर स्किल्स वेयर अदर पार्टिसिपेंट्स आर डायरेक्टली इन्वॉल्व, जो कि मुझे हेल्प करेगा आगे फर्दर करने के लिए। ठीक है, बॉल को मैंने हिट किया, वो दूसरे पार्टनर के पास गई, उसने मेरे को वापस हिट करके मुझे दिया। ठीक है, तो ये है इन्वॉल्वमेंट है दूसरे इंडिविजुअल का, जो कि सपोर्ट कर रहा है मेरे स्किल को। ठीक है, ये होता है इंटरएक्टिव स्किल्स। ठीक है, तो ये थे सारे स्किल्स जो कि क्लासिफाइड है इतने सारे। अब आगे हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ टेक्निक की। ठीक है, टेक्निक का मतलब क्या होता है? टेक्निक इज द बेसिक मूवमेंट ऑफ स्पोर्ट। किसी भी स्पोर्ट का बेसिक जो मूवमेंट होता है उसको बोला जाता है क्या? टेक्निक। ठीक है, इसके अंदर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स यूज़ करके हम एक इफ़ेक्टिव तरीके से काम करते हैं ताकि मुझे मेरा एम अचीव हो पाए। ठीक है, यानी मैं ज़्यादा खामो खा के एफर्ट्स नहीं डालूंगा, जो प्रिसाइज मूवमेंट्स है, केवल जो तरीके वाली मूवमेंट है केवल वो करूँगा जिससे मुझे बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट आ पाए और कम से कम एफर्ट्स लगा के। ठीक है, तो वो है टेक्निक। अगर टेक्निक को और डिफाइन किया जाए तो टेक्निक इज़ द वे ऑफ परफॉर्मिंग अ स्किल। ठीक है, किसी एक स्किल को किस तरीके से परफॉर्म किया जाना चाहिए तो उस तरीके को हम बोलते हैं टेक्निक। ओके, लास्ट हम बात करते हैं आगे मीनिंग ऑफ स्टाइल की। स्टाइल का मतलब क्या होता है? ठीक है, इट इज़ अ मैनर ऑफ डूइंग समथिंग दैट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन और पैटर्न। ठीक है, मैंने बोला किसी एक पर्टिकुलर पर्सन कोई किसी काम को कैसे करता है तो वो उसके काम करने का ढंग है, वो उसके काम करने का स्टाइल है। ठीक है, वो किस पैटर्न को फॉलो करता है तो वो उसके काम करने का पैटर्न है। ठीक है, मैंने बोला एक पर्सन है वो बाइक तेज़ चलाता है तो वो उसका स्टाइल है, एक पर्सन जो कि स्लो चलाता है वो उसका स्टाइल है। ठीक है, तो एक पर्सन किसी भी काम को किस तरीके से करेगा तो वो बात करता है स्टाइल। अगर स्टाइल की अगर मैं बात करूँ, अगर एक मूवमेंट में कर रहा हूँ और वो परफेक्ट है तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा दिखेगा, बहुत ज़्यादा अपीलिंग होगा, देख के उसको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये था सारा कुछ स्टाइल के बारे में। तो हमने तीनों चीज़ें कवर करी इसके अंदर। स्किल्स क्या होते हैं, हमने क्लासिफिकेशन देखा कि स्किल को कितने हिस्सों में बांटा हुआ है, हमने बात करी मीनिंग ऑफ टेक्निक की, क्या मतलब है टेक्निक का, और लास्ट हमने बात किया मीनिंग ऑफ स्टाइल कि स्टाइल का मतलब होता क्या। ठीक है, तो देखते हैं पार्ट नंबर 5 जिसका नाम है कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। ठीक है, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले, इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हमें समझना पड़ेगा मीनिंग ऑफ डोपिंग। डोपिंग का मतलब क्या है? सो व्हेन एन एथलीट यूजेस बैंड सब्सटेंसेस और मेथड टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स इट इज कॉल्ड डोपिंग। तो डोपिंग का मतलब क्या है? अगर कोई एथलीट कोई ऐसे चीज का यूज करता है, कोई ऐसा मेथड अपनाता है जिसकी वजह से उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ जाए। ठीक है, लेकिन देखो नॉर्मली चीज़ें तो हम ऐसे कुछ हमेशा ट्राई करेंगे अपनी बॉडी के साथ जो कि हमारी परफॉर्मेंस को बढ़ाए। जैसे मैं क्या कोशिश करूँगा, मैं करूँगा भाई ज़्यादा प्रोटीन इंटेक करूँगा ताकि मेरी जो बॉडी है वो अच्छे हेल्दी स्टेट में रहे ताकि मेरी परफॉर्मेंस इंप्रूव हो। लेकिन यहाँ पे जब बात आ जाती है बैंड सब्सटेंसेस की, ठीक है, तो कई सारे ऐसे सब्सटेंसेस जिनको बैन कर रखा है, उनका यूज़ जो है वो प्रोहिबिटेड है। अगर आप उन सब्सटेंसेस या उन मेथड्स को यूज़ करते हो अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ताकि आपको एक अनफेयर एडवांटेज मिल जाए, तो वो जो है वो कहलाता है डोपिंग। ओके, तो कभी भी कोई एथलीट बैंड सब्सटेंसेस को यूज करे या कोई ऐसे मेथड को यूज करे जिसकी वजह से उसका स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ता है तो उसको कहा जाता है डोपिंग। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ डोपिंग। तो डोपिंग की अगर बारे में और बताया जाए, बाय द यूज ऑफ परफॉर्मेंस सब्सटेंसेस और मेथड एथलीट में गेन अनफेयर एडवांटेज
ठीक है, अगर कोई एथलीट ऐसा है जो कि अपने लिए कुछ अलग मेथड्स को यूज़ कर रहा है, कुछ ऐसे बैंड सब्सटेंसेस को यूज़ कर रहा है जिसकी वजह से उसको एक ऐसा एडवांटेज मिल रहा है जो कि औरों को नहीं मिलेगा कभी, ठीक है, जैसे कोई ऐसा केमिकल यूज़ कर रहा है वो जिससे उसकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो जाए, ठीक है, तो उससे उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिल रहा है जो कि अलाउ नहीं करती हमारी एजेंसीज, ठीक है, तो इसके खिलाफ कई सारी एजेंसीज बनाई हुई है जो कि इन सारे एक्शंस को रोकने का काम करती है, ठीक है, तो अनफेयर एडवांटेज किसी को ना मिले। सेकंड, साथ ही साथ टू प्रोटेक्ट एथलीट्स फ्रॉम दीज डेंजरस सब्सटेंसेज एंड मेंटेन अ फेयर कंपटीशन, ठीक है, अगर भाई हमारा मेन टॉपिक क्या है, अगर कोई स्पोर्ट्स खेल रहा है तो सारे के सारे एक फेयर गेम खेलो ना, कोई ऐसा अनफेयर एडवांटेज ना लेके आ जाए, ठीक है, अगर कोई एक पर्सन ऐसा है जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी एडवांटेज को यूज करके खेल रहा है तो जो बाकी प्लेयर्स है उनके लिए तो भाई ये गलत बात होगी, ठीक है, तो बाकी प्लेयर्स को भी बचाने के लिए एक फेयर कंपटीशन बना रहे इसलिए, और वो अपने शरीर के साथ जो प्रॉब्लम में डाल रहा है खुद को, मतलब ये जो बैंड सब्सटेंसेस है इनको बैन करने का एक रीजन है, ठीक है, वो रीजन यही है क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस सब्सटेंसेस है, ओके, तो वो एथलीट अपनी खुद की लाइफ को भी डेंजर में डाल रहा है, ठीक है, तो इन सारी चीजों को ना रिस्ट्रिक्ट करती है हमारी एजेंसीज, और वो एजेंसीज है हमारी एंटी डोपिंग एजेंसीज, ठीक है, तो एंटी डोपिंग एजेंसीज का टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर पार्ट के अंदर कवर होगा, जिसके बारे में हम बात करेंगे कि कौन कौन सी एजेंसीज है जो कि इन डोपिंग के एक्शंस पे नजर रखती है कि कोई डोपिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, ओके, तो डोपिंग का मतलब क्लियर हुआ हमें। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जो कि है एंटी डोपिंग रूल्स। केवल प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस यूज करना ही नहीं होता, ठीक है, एक कुछ एंटी डोपिंग रूल्स है जो कि रूल्स माने जाना चाहिए, तभी तुम्हें माना जाएगा कि तुम डोपिंग टेस्ट क्लियर कर जाते हो, ठीक है, तो फर्स्ट इसके अंदर आता है अगर तुम्हारी बॉडी के अंदर प्रेजेंस मिलती है किसी भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड की, ठीक है, अगर कोई भी प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस या मेथड का पता चला तो तुम्हारा जो टेस्ट होगा, जो तुम्हारा गेम होगा, जो तुम्हें बैन कर दिया जाएगा स्पोर्ट्स खेलने से, ओके, जो पीछे ये फोटो है ये है एक बहुत बड़े साइकिलिस्ट की जिनका नाम था आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है, तो ये इन्होंने जो मेथड यूज किया था ये ब्लड डोपिंग किया करते थे जिसकी वजह से इनको बैन कर दिया गया, और इनके जितने मेडल्स थे ये एक बहुत ही पॉपुलर साइकिलिस्ट थे जिन्होंने कई टूर्नामेंट्स में, कई ओलंपिक्स के अंदर बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते थे, ठीक है, तो वो सारे मेडल इनके छीन लिए गए जो कि एक बहुत बड़ी बात थी कि सारे के सारे मेडल को छीन लेना, ठीक है, और इनको बैन कर दिया पूरे लाइफ टाइम के लिए कि अब ये पूरी लाइफ टाइम में कभी स्पोर्ट्स नहीं खेल सकते, ओके, ना अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर सकते, तो ये बहुत शेमफुल एक्ट था जिसकी वजह से इनके साथ ऐसा हुआ, ओके। सेकंड आती है यूज और अटेम्प्ट यूज ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड। अगर आपके पास कोई मिलता है, प्रेजेंस में कोई मिलता है, तब भी आप फंसते हो। अगर आपने कोई यूज किया है या कोई ट्राई किया कोई यूज करने का कोई ऐसा प्रोहिबिटेड सब्सटेंस, तो भी आप एंटी डोपिंग रूल्स के खिलाफ हो, ओके, तो यूज करने के बारे में सोचना तक नहीं है, ओके। उसके बाद आती है रिफ्यूज टू सबमिट सैंपल आफ्टर बीइंग नोटिफाइड। अगर आपको नोटिफाई किया कि भाई अपना सैंपल, ब्लड सैंपल मुझे लाके दो, ठीक है, एंटी डोपिंग एजेंसी ने बोला अपना ब्लड सैंपल कलेक्ट कराओ, और आप मना करो कि नहीं दूंगा मैं, तो भी आपको माना जाएगा कि आप जो हो डोपिंग टेस्ट में फेल हो जाते हो, ठीक है, तभी आप जानबूझ के नहीं दे रहे। नेक्स्ट आती है बात टेम्परिंग विद एनी पार्ट ऑफ द डोपिंग कंट्रोल प्रोसेस। जो डोपिंग का प्रोसेस है अगर उसमें तुम कोई फेर बदल करने की कोशिश करते हो, ठीक है, तो वो भी क्या है, खिलाफ है एंटी डोपिंग रूल्स के अकॉर्डिंग, ओके। पोजेशन ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड आपके पास अगर मिला तब भी तुम फेल हो जाते हो। ट्रैफिकिंग ऑफ प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड आप खुद नहीं लेते, आप इसको फैलाते हो, तब भी फेल हो जाओगे आप, ओके। एडमिनिस्ट्रेटिंग और अटेम्प्ट टू एडमिनिस्ट्रेट अ प्रोहिबिटेड सब्सटेंस और मेथड ऑन अ एथलीट। अगर कोई कोच है जो कि अपने एथलीट्स पे एडमिनिस्ट्रेट करता है कि मतलब बताता है उसको ऐसे लो, ठीक है, या वो एडमिनिस्ट्रेट करने का ट्राई कर रहा है, तो भी तुम फेल हो जाओगे, एंटी डोपिंग रूल्स के खिलाफ जाओगे और एंटी डोपिंग और डोपिंग टेस्ट जो होता है उसके अंदर फेल हो जाओगे,
ठीक है। तो ये कुछ रूल्स है जो डोपिंग को लेके है। तो केवल और केवल प्रोहिबिटेड सब्सटेंस मिलना ही डोपिंग टेस्ट नहीं है, बल्कि ये 7 रूल्स भी उसके अंदर ही इंक्लूडेड है। ओके तो डोपिंग टेस्ट का पूरा क्राइटेरिया और डोपिंग के अंदर क्या रूल्स है सब कुछ क्लियर है मेरे हिसाब से आप सबको। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डोपिंग। तो डोपिंग कितने टाइप की होती है, कैसे कैसे उसको क्लासिफाई किया गया है। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट सब्सटेंसेस। ठीक है, तो डोपिंग के अंदर हम कई बार ऐसी चीजें यूज करता है एथलीट जिसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, विदाउट एनी एडिशनल एफर्ट वो अपनी बॉडीज की कैपेबिलिटीज को उन केमिकल्स के थ्रू बढ़ा देता है। ओके, सेकंड आता है इसके अंदर फिजिकल मेथड्स, कुछ ऐसे मेथड्स को यूज करना जिसकी वजह से तुम्हारी बॉडी की एबिलिटी बढ़ जाए। तो ये दोनों ही जो है बैन है एज पर द डोपिंग रूल्स। ओके, आगे देखते हैं हम इसके अंदर ही। अगर बात करते हैं सबसे पहले परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट सब्सटेंसेस की, कि ऐसे कौन से सब्सटेंसेस है जो तुम्हारी परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं और वो बैन है। ठीक है, डोपिंग रूल्स के अकॉर्डिंग जो बैन है। ओके, तो फर्स्ट आता है इसके अंदर स्टिमुलेंट्स। तो स्टिमुलेंट्स क्या होते हैं, अगर मैं बात करूं स्टिमुलेंट्स की, तो स्टिमुलेंट्स ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि हमारे अलर्टनेस को बढ़ा देते हैं। अलर्टनेस का बढ़ना मतलब तुम अटेंटिव हो जाओगे ज्यादा। अब कोई भी एक पर्सन अटेंटिव कैसे होता है, जब उसका हार्ट रेट जो होगा वो तेज होगा, जब उसका ब्रीदिंग जो रेट है वो तेज होगा। अच्छा, अब ऐसा कब होता है, एक बात समझो, अगर आप नॉर्मल सो रहे हो तो आपका क्या होगा, सांसें जो होती है वो लंबी हो जाती है, आप रिलैक्स हो जाते हो। ठीक है, जब आप जल्दी जल्दी सांस ले, भाग रहे हो, ठीक है, तो भाग रहे हो तो अलर्टनेस तो ज्यादा ही है ना, तुम्हारी हार्ट रेट तेज है, तुम्हारा ब्रीदिंग रेट तेज है, तो तुम ज्यादा अलर्टेड स्टेट के अंदर हो। ओके, अच्छा, जो ये स्टिमुलेंट्स है जो अलर्टनेस बढ़ा देता है, तो अगर तुम्हारी अलर्टनेस बढ़ेगी तो तुम्हारा जो है रिएक्शन टाइमिंग बढ़ जाएगा। रिएक्शन टाइम का मतलब क्या है कि तुम एक सिग्नल के ऊपर कितनी जल्दी अपनी बॉडी को रिएक्ट करवाते हो। ठीक है, जैसे ही मैंने बोला कि रेस गोइंग टू स्टार्ट, रेस इज स्टार्ट, तो स्टार्ट पे तुमने कितनी जल्दी रिएक्ट किया और तुम भागना स्टार्ट किया। ठीक है, विसल पे तुमने कितनी जल्दी एक्ट किया और कोई भी एक्शन किया, तो दैट इज योर रिएक्शन टाइम। तो ये जो है स्टिमुलेंट वो इंप्रूव करता है तुम्हारे रिएक्शन टाइम को। ओके, साथ ही साथ रिड्यूसेस द फीलिंग ऑफ फटीग, जो तुम्हारी थकान की जो फीलिंग है ना उनको भी खत्म करता है ये स्टिमुलेंट। ओके, उसी के साथ साथ इसका एक बहुत बड़ा मैं बोलूँ डिसएडवांटेज है, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो क्या है, एग्रेशन। तो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। जब मैं टाइकोंडो खेला करता था तो उसी में हमारे साथ के एक लोग थे जो कि इन स्टिमुलेंट्स का यूज़ किया करते थे। तो जनरली वो क्या था, वो पर्सन बहुत ही ज़्यादा ना मैं बोलूँ इरिटेटेड रहता था। अगर उसको हल्का सा भी तुम पोक कर दोगे वो बिल्कुल गुस्से में पागल हो जाता था। ठीक है, तो ये अगेन मेरे साथ का भी पर्सन यूज करता था ये स्टिमुलेंट, जो कि बैंड सब्सटेंसेस है, लेकिन ये बहुत कॉमन चीजें हैं जो कि लोग जनरली यूज कर रहे हैं एथलीट्स। ठीक है, अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। आगे बात करूँ तो वो है स्टिमुलेंट्स आर एडिक्टिव। ठीक है, ये स्टिमुलेंट जो होते हैं बहुत ज्यादा एडिक्टिव होते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी की परफॉर्मेंस इतनी ज्यादा अच्छी हो जाती है, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि तुम्हारी बॉडी को उसकी आदत हो जाती है, उसमें मजा आने लगता है। ठीक है, अब तुम अगर उनका यूज नहीं करोगे तो तुम बहुत लो फील करोगे, तुम लगोगे कि नहीं मैं बहुत वीक हो रखा हूँ। ठीक है, मुझे अलर्ट में तो बहुत नींद आ रही है, मैं आलस में बहुत रहता हूँ, तो तुम्हें मतलब तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुम्हें बहुत जरूरत है इसकी, तो तुम जितना यूज करोगे उतना ही और ज्यादा यूज करना चाहोगे इसको। ठीक है, अच्छा, इसका एग्जाम्पल है जो कि है कोकेन। ठीक है, कोकेन जो है बहुत कॉमनली यूज किया जाता है एथलीट्स के द्वारा। अच्छा, ये तो चलो फिर भी थोड़ा वैसा हो गया। एक नॉर्मल सा भी है जो कि है कैफीन। कैफीन भी जो है वो एक स्टिमुलेंट है जो कि तुम्हारी मैं बोलूँ ये सारी चीज़ें काम करता है जो भी स्टिमुलेंट के अंदर होता है। ये कैफीन हमें कॉफ़ी के अंदर भी मिलता है। तो क्या कॉफ़ी भी बैन होनी चाहिए? क्या कॉफ़ी भी बैन होती है और एंटी डोपिंग रूल्स के में आती है या नहीं आती? तो ये क्वेश्चन का आंसर करोगे आप मुझे कमेंट के अंदर। ठीक है, फिर मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगा कि होना चाहिए या होती है कि नहीं होती। ओके, आगे बढ़ते हैं हम स्टिमुलेंट से और बढ़ चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे जो कि है एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ठीक है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स क्या मतलब क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा सुना होगा लोगों ने। स्टीरॉइड वाली मसल, ऐसे इंजेक्शन से मसल फुलाई है, ये डब्बे खा के मसल बनाता है, तो ये सारी जो चीज़ें होती है दैट इज़ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है,
एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का मतलब क्या? एनाबॉलिक एक ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है जो कि हमारा बॉडी का साइज बढ़ाती है, ठीक है। तो ये हम दो चीज़ें पढ़ते हैं, एक होता है कैटाबॉलिक जो कि बॉडी का एडवर्स इफेक्ट है, और एनाबॉलिक जो है वो पॉजिटिव, जब बॉडी साइंस देती है, जब बॉडी की मसल ग्रो करती है या बॉडी का साइज बढ़ता है, दैट इज एनाबॉलिक इफेक्ट, ठीक है। अब एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यानी वो ऐसे स्टीरॉइड जो कि एनाबॉलिक इफेक्ट लाते हैं। तो इसके अंदर है क्या? फर्स्ट आता है इंक्रीजेस मसल साइज एंड स्ट्रेंथ, ठीक है। जो भी एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या है कि उसके मसल साइज को बढ़ाना और उसकी स्ट्रेंथ को इंप्रूव करना, ठीक है। सेकंड आता है हेल्प टू ट्रेन हार्डर एंड रिकवर क्विकली, ठीक है। तो यही एनाबॉलिक स्टीरॉइड ऐसे हैं जो कि तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने में ना हेल्प करते हैं, कि तुम्हें ना बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने में हेल्प करेंगे और तुम्हारा जो थकान जो होगी वो रिकवर भी क्विक होगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूँ, मान लो तुम जिम में जाते हो और 10 किलो का डंबल उठाते हो, या मैं बोलूँ स्क्वाट्स जो करते हैं ना, उठक बैठक से जो करते हैं स्क्वाट्स, अगर मान लो वो आप 40 kg की स्क्वाट्स करते हो, ठीक है। अगर तुम एनाबॉलिक स्टीरॉइड यूज़ कर रहे होगे ना, तो आप जो 40 का यूज़ कर रहा था वो धीरे धीरे गेन करता करता 80 to 100 तक भी पहुंच जाएगा, तो यानी डबल से भी ज़्यादा तक वो पहुंच सकता है। तो वो इतना ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग पे कैसे चला गया इतना क्विकली? तो दैट इज़ ओनली विद द हेल्प ऑफ स्टीरॉइड्स, ठीक है। और जितना देखो, अगर हम 40 किलो उठा के भी हम इतना थक जाते थे कि अगले दिन मेरे को इतनी थकान होती है कि मतलब पैर वैर में दर्द हो रहा है और दोबारा नहीं किया जा रहा, ठीक है। लेकिन एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वजह से वो जो पर्सन था जो कि 40 किलो उठा के थक रहा था और अगले दिन करने की हालत में नहीं होता था, अब वो 80 किलो उठा के भी नहीं थकेगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं, बात करते हैं हम मे लीड टू सीरियस हेल्थ इश्यूज। एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के बहुत ही ज़्यादा सीरियस हेल्थ इश्यूज है जो कि बहुत सीवियर है, ठीक है। ये बहुत मेजर हेल्थ इश्यूज लेके आता है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। पूरी बॉडीज के ऊपर एक्ने आ जाना, ठीक है, जो कि बहुत कॉमन है। साथ ही साथ लड़कियों के अंदर उनके बियर्ड ग्रो हो जाना, ठीक है, हेयर्स आ जाना अलग अलग जगह पे, चेस्ट के ऊपर हेयर आ जाना, बियर्ड ग्रो हो जाना, फेशियल हेयर का आना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मतलब लड़कियां भी जो कि वो लड़कों की तरह दिखने लग जाती है, तो वो जो दिखती है वो केवल और केवल एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की वजह से दिखती है, ओके। अच्छा, इसके अलावा एनाबॉलिक स्टीरॉइड एक काम करता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन का काम करता है, ठीक है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन भी एक सीरियस हेल्थ इश्यूज है जो कि तुम्हारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ को खराब कर देता है। सेम ये चीज़ होती है फीमेल के अंदर भी, उनके अभी रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज आने लगते हैं, उनका पीरियड्स का इम्बैलेंस मैं बोल लूँ वो होने लगता है केवल और केवल एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स यूज़ करने की वजह से, ठीक है। तो बहुत सीवियर हेल्थ इश्यूज है इसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट आता है इसके अंदर मेजरली मिसयूज्ड बाय बॉडी बिल्डर्स एंड वेट लिफ्टर्स। अच्छा, एक बात बताओ, मसल साइज ग्रो करने की ज़रूरत किन एथलीट्स को होगी? जो कि बॉडी बिल्डर्स है, ठीक है, जिनको अपनी बॉडी की दिखाना है। स्ट्रेंथ ग्रो करने की किन को ज़रूरत होगी? जो कि उन वेट्स को उठाता है, तो वेट लिफ्टर्स, पावर लिफ्टर्स, ठीक है। तो ज़्यादातर ये जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स है वो यही लोग यूज़ करते हैं। लेकिन अब ना आजकल ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, लोगों को बॉडी बनाना का अच्छा है, लोग फिटनेस की तरफ जाते हैं। लेकिन एक बड़े बड़े बाइसेप्स होना, 6 पैक एब होना, ये फिटनेस की निशानी नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फिट है, ठीक है। फिटनेस क्या होता है कि तुम अपनी एक्टिविटीज़ को कितने प्रॉपरली कर पा रहे हो। अगर तुम्हारी बड़ी बड़ी मसल और तुम अपनी बेसिक एक्टिविटीज़ भी नहीं हैंडल कर पा रहे, तो तुम काय का फिट हो, ठीक है। तो क्या फ़ायदा हुआ इतने बड़े बड़े डोले बना के, ओके। तो ये चीज़ें को हमें समझना पड़ेगा। जो टीनेज के अंदर ये जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चला हुआ है उसको ख़त्म करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे ही कुछ स्टीरॉइड्स हैं जो कि जो ये जो है वो उनके सॉल्ट्स के नाम है, जो कि है ऑक्जेंड्रोलोन, सेकेंड है स्टेनोजोलोल, ठीक है। तो स्टेनोजोलोल जो है उसका एक जो आता है बहुत पॉपुलर जो मैं बोलूँ स्टीरॉइड है जिसके नाम से, जो डेका के नाम से बिकता है, ठीक है। तो ये क्या काम करता है? ये मेन यही काम करता है कि तुम्हारे बॉडी को ग्रो कराने का काम करता है। लेकिन अगेन इसके बहुत ज़्यादा सीवियर इशूज़ है, बहुत ज़्यादा, जो कि मैंने कुछ बहुत छोटे छोटे से बताए थे जो कि तुम फेस करते हो, ठीक है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर हेल्थ इशूज़ हैं, ओके। अच्छा, अब एनाबॉलिक से आगे बढ़ते हैं, इसकी कहानी को ख़त्म करते हैं और बढ़ते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स की तरफ, ठीक है। जो पेप्टाइड हार्मोन्स होते हैं वो जनरली ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारी बॉडी भी बनाती है खुद, ठीक है। तो दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी। तो
तो हमारी बॉडी जब ये चीज़ें खुद बना रही है तो ये हम बाहर से इंजेक्ट क्यों कर रहे हैं, ये हम बाहर से इनटेक क्यों कर रहे हैं इसका, ठीक है। तो इसका रीज़न ये है ताकि हम उसका अमाउंट ज़्यादा बढ़ा दें और वो हमारे अंदर कुछ ऐसे इफेक्ट लेके आए जो कि हमारे परफॉर्मेंस को बढ़ाए, क्योंकि हमारी बॉडी जो बनाएगी वो एक लिमिटेड अमाउंट में ही बनाएगी उस चीज़ को, ठीक है। एग्जाम्पल जो है इसके अंदर ले सकते हैं हम ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन का। ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारे बोन को ग्रो करवाना, बोन की लेंथ कितनी होने वाली है, बोन के जॉइंट का आर्टिकुलेशन पॉइंट कितना होने वाला है, तो ये सारी चीज़ें जो होती है वो डिटरमाइन करता है HGH यानी ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। जब ये हमारी बॉडी खुद बना रही है तो इसको क्यों इनटेक किया जाता है बाहर से, तो मेन रीज़न इसका यही है क्योंकि अगर हम बाहर से इनटेक करेंगे तो इसका जो लेवल होगा हमारी बॉडी के अंदर वो जो होगा वो बढ़ जाएगा। तो हायर लेवल के अंदर जब ये हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा तो वो एक अलग से इफेक्ट्स लेके आएगा बॉडी के अंदर जो कि इम्प्रूव करेगा तुम्हारे परफॉर्मेंसेस को, ठीक है। तो ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन एक ऐसा हार्मोन है जो कि मैं बोलूँ अगर तुम 25 साल के हो गए ना तब भी तुम्हारी हाइट बढ़ा देगा ये, ठीक है। लेकिन इसके भी बहुत ज़्यादा मेजर हेल्थ इश्यूज़ है, ठीक है। जो हेल्थ इश्यूज़ है वो मैं बताता हूँ, लेकिन इसका पहले मतलब समझ लो। इसके अंदर क्या है, पेप्टाइड हार्मोन जो होते हैं ना वो जनरली सर्कुलेट करते हैं हमारे ब्लड के अंदर, क्योंकि ये है ना वाटर बेस्ड हार्मोन्स होते हैं जो कि हमारे ब्लड के अंदर फ्लो करते रहते हैं और हमारे ब्लड के ही अंदर बने रहेंगे। ये जो होते हैं हार्मोन जो ऐसे इंजेक्शन लेते हैं ना, पेप्टाइड हार्मोन्स के इंजेक्शन जो लेते हैं उनको बार बार इंजेक्शन लेने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये जब हमारे ब्लड के अंदर जाते हैं ना तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो इनके खिलाफ काम करने लग जाता है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम को पता चल जाता है कि कोई बाहर का फॉरेन मटेरियल हमारे घर के अंदर घुस के आ गया है, तो भाई इसको तो बाहर निकालो, ठीक है। तो जब हमारा इम्यून सिस्टम इसके लड़ाई करने के लिए चला जाता है तो उसकी वजह से ये जो इसका इफेक्ट है जितना अमाउंट में होता है ना वो इफेक्ट इसका ख़त्म होने लगता है। तो जैसे इसका इफेक्ट ख़त्म होता है तो लोग दूसरा इंजेक्शन ठोक देते हैं कि भाई दोबारा से इसका इफेक्ट बढ़ जाए। फिर जैसे अब अगले वाले का खत्म होने लगा फिर एक और इंजेक्शन ठोक देंगे। तो इसका लेवल है ना एक टाइम तक मेंटेन किया जाता है, फिर हमारी बॉडी जो होती है वो इसके खिलाफ एक्शन लेना बंद कर देती है, ठीक है। तो ऐसे ये पेप्टाइड हार्मोन को बनाए रखते हैं हमारे ब्लड के अंदर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आती है बात इंप्रूव्स ग्रोथ ऑफ मसल्स एंड इंक्रीजेस RBCs, ठीक है। जो पेप्टाइड हार्मोन्स है वो मेनली हमारी मसल को ग्रो करना और हमारे रेड ब्लड सेल्स को ग्रो करने के काम आती है, ठीक है। तो अलग अलग जो भी एथलीट है जिसका जो गेम है उसके हिसाब से लोग ऐसे हार्मोन्स का यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं बात करूं एक स्प्रिंटर है, ठीक है, या एक एंड्योरेंस एथलीट है जो कि लंबी रनिंग करता है, तो अगर उसको रनिंग के लिए चाहिए ना जिसके अंदर उसका एंड्योरेंस का काम है, जबकि एक बॉडी बिल्डर जो को वेट उठाना है तो उसको मसल्स का काम है, ठीक है। तो जो एंड्योरेंस वाला है ना वो यूज करता है अर्थ्रोप्रोटीन, ठीक है। ये एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको प्यार से EPO बोला जाता है। ये क्या करता है हमारे ब्लड के अंदर RBCs को बढ़ा देता है, यानी रेड ब्लड सेल्स को बढ़ा देता है, जबकि HGH जो है वो मेजर फैक्टर है हमारे पूरी बॉडी की ग्रोथ का। तो ये क्या करता है ग्रोथ ऑफ मसल के अंदर काम करता है। ओके, ये कहानी आई समझ। तो पेप्टाइड हार्मोन की कहानी यहाँ खत्म करते हैं और आगे बढ़ चलते हैं हम किस पे, अगले सब्सटेंस पे जिसका नाम है बीटा-2 एगोनिस्ट, ठीक है। तो बीटा-2 एगोनिस्ट क्या है, ये क्या काम करता है, ये है ना मेनली बनाया इसलिए गया था ताकि एक जो अस्थमेटिक पेशेंट्स होते हैं ना उनका ख्याल रखा जा सके। अस्थमा के अंदर मेन दिक्कत क्या होता है, लोगों को सांस लेने के अंदर प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमारी जो सांस है वो अगर मैं बोलूँ एयर जो हम इनहेल करते हैं तो वो जाती कहाँ से है, हमारे नाक से होके हमारे ट्रैकिया से होके हमारे लंग्स वगैरह के अंदर फिर धीरे धीरे ऐसे पहुंचती है, ठीक है। तो पैसेज क्या है हमारे एयरवे का, हमारा ये जो पैसेज है जितना मैं साइज को बढ़ा दूंगा मतलब इतनी ही एक नली है, इसके अंदर से भी हवा जाएगी। अब मैंने इसको नली का साइज को ही इतना कर दिया तो अब हवा ऑटोमेटिकली ज्यादा जाएगी इसके अंदर, ठीक है। तो ये जो है बीटा-2 एगोनिस्ट ये काम क्या करता है, ये काम करता है हमारे इस ट्रैकिया के साइज को बढ़ाने का। तो ये वाइडन कर देता है हमारा एयरवे, ठीक है, जिसकी वजह से सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन जो होता है वो बढ़ जाता है कि हमारा ज्यादा ऑक्सीजन जो है वो बॉडी के अंदर जाने लगेगा, ठीक है। ये केवल और केवल उनके लिए बनाया था जो कि है एस्थमेटिक पेशेंट्स, क्योंकि उनको सांस लेने के अंदर दिक्कत आता है, उनको जितना रिक्वायर्ड ऑक्सीजन है ना वो इनटेक ही नहीं कर पाते उतना, ठीक है।
अच्छा, अब लेकिन लोग जो है एथलीट जो है वो इनको यूज करने लग गए। और कौन से एथलीट? जो कि है इंड्योरेंस एथलीट, ठीक है, वो इंड्योरेंस एथलीट इनको यूज करने लग गए ताकि वो अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ा सके। वो भी अपने ट्रैकिया को वो सोच रहे थे कि हम अपने ट्रैकिया को वाइड कर लेते हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा हवा जाए और हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन मिले ताकि हम लंबे टाइम तक एक्टिविटी कर पाए। लेकिन कहानी क्या है भाई, एक बात सोचो, केवल ऑक्सीजन का अंदर जाना क्या तुम्हें परफॉर्मेंस का बढ़ा देगा? हमारा जब एयर अंदर जाता है तो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करने के लिए एल्वियलीज होते हैं, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है। अगर वो नंबर ऑफ काउंट ही एल्वियलीज का नहीं बढ़ेगा तब तक कितना भी ऑक्सीजन चला जाए एब्जॉर्प्शन रेट तो वही रहेगा, तो बढ़ेगा कैसे? तो अगर मैं रिसर्चेस के बारे में बात करूं तो रिसर्चेस हुई है इस पे, लेकिन अभी तक ना कोई क्लियर एविडेंस नहीं है कि ये जो नॉन एस्थमेटिक पेशेंट्स हैं जिनको अस्थमा नहीं है उनके अंदर कोई एक ऐसा कुछ मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बेनिफिट लेके आएगा और उनकी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। तो ऐसा कोई एविडेंस नहीं देखा गया, ठीक है। तो क्या बीटा 2 एगोनिस्ट को लेना यूजलेस है? मेरे हिसाब से तो है, बाकी अगर कोई ले रहा है तो उसका कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू भी हो सकता है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं और समझते हैं नेक्स्ट कहानी जो कि है नार्कोटिक्स, ठीक है। तो नार्कोटिक्स जो है बहुत ज़्यादा अभी के हाल फिलहाल के अंदर चर्चा में बहुत है कि भाई एनसीबी की रेट पड़ गई, कभी कोई बॉलीवुड के अंदर कोई ले रहा है, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में भारती के घर पे पड़ गई थी रेट, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, जो नार्कोटिक डिपार्टमेंट है वो चेक क्या करता है, वो चेक करता है कि भाई तुम नार्कोटिक्स तो नहीं ले रहे। तो सेम यही नार्कोटिक जो है एथलीट्स भी यूज करते हैं अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो नार्कोटिक्स क्या करता है, नार्कोटिक्स करता है भाई जितना भी तुम्हारी बॉडी के अंदर पेन है ना उसको पेन को खत्म कर देता है, ठीक है। वो पेन खत्म नहीं करता, वो पेन को है ना मतलब फील नहीं होने देगा तुम्हें पेन, ठीक है। अच्छा, अब वो फील नहीं होगा जिसकी वजह से अब पेन फील नहीं हो रहा तो तुम काम और ज्यादा कर पाओगे। तो तुम्हारा जो एफर्ट है, जो भी तुम काम करने के लिए एफर्ट्स लगा रहे हो तो वो कंटिन्यूअसली लगा सकते हो विदाउट एनी पेन, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ इग्नोरिंग इंजरी लीडिंग टू फर्दर डैमेजेस, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, अगर मुझे पेन फील नहीं हो रहा तो पेन फील होना ना कुछ बुरी बात नहीं है। पेन फील होने की एक वजह है कि भाई तुम्हारी बॉडी जो है इस पोजीशन में अनकंफर्टेबल है तो तुम इस काम को मत करो, ठीक है, वरना तुम्हारी बॉडी के अंदर सीरियस डैमेजेस हो सकते हैं। लेकिन बाय द यूज ऑफ नार्कोटिक्स तुम क्या कर रहे हो, तुम अपनी बॉडी को पता ही नहीं लगने दे रहे पेन का। अब क्या हो रहा है, तुम एक्टिविटी भी करते जा रहे हो, जिसकी वजह से तुम अपनी इंजरीज को ना और बढ़ा सकते हो और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। उस टाइम पे जब तुम होश में आओगे, जब इसका नशा उतरेगा तब तुम्हें पता चलेगा कि तुमने क्या क्या कर दिया गलती, ठीक है। अच्छा, यूज टू रिड्यूस एंजाइटी, जितनी भी एंजाइटिक पेशेंट होते हैं वो ज़्यादा इसको यूज़ करते हैं और यूज़ किया जाता है अपनी परफॉर्मेंस को बूस्ट करने के लिए। इसका कॉमन एग्जाम्पल जो है वो है हीरोइन, मॉर्फिन, ठीक है। ये सारे जो है इसके बहुत ज़्यादा कॉमन एग्जाम्पल्स हैं नार्कोटिक्स के। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट अपना सब्सटेंस जो कि है ड्यूरोटिक्स, ठीक है। जो ड्यूरोटिक है सबसे ज्यादा अगर एथलीट किसी भी परफॉर्मेंस एनहांसमेंट ड्रग की वजह से मरता है तो वो है ड्यूरोटिक, ठीक है। तो ड्यूरोटिक असली में यूज क्यों किया जाता है, ठीक है, ये यूज किया जाता है ताकि हमारा जो वाटर वेट है, हमारी बॉडी के अंदर जो वाटर वेट है उसको हटाया जा सके। तो भाई वाटर वेट हटाने के लिए क्यों यूज करेंगे? अगर मान लो कोई एथलीट है जो कि एक वेट कैटेगरी के अंदर खेलता है, मान लो 70 kg के अंदर खेलता है, अब उसका वेट आ रहा है 75, लेकिन वो ये सोच के चल रहा है अगर मैं 70 में खेलूंगा तो मेरा परफॉर्मेंस अच्छा आएगा, ठीक है। तो बाय द यूज ऑफ ड्यूरोटिक्स वो अपना एकदम से वेट को रिड्यूस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेसिक्स ये नाम की कोई एक ड्रग है जो कि बहुत कॉमनली यूज करी जाती है अपना एज अ वेट को कम करने के लिए, जो कि बहुत इजीली अवेलेबल होता है किसी भी केमिस्ट शॉप पे। तो वो यूज करते हैं और उनका वाटर वेट जो है ना वो श्रेड होने लगता है, मतलब पानी पानी पसीना आता रहेगा, बार बार तुम वॉशरूम जाओगे, ठीक है, लू आएगा बार बार तुम्हें। जब तुम सारा कुछ करोगे ना तो पता चलेगा तुम्हारा कि भाई 3 से 4 किलो तक 5 किलो तक भी रिड्यूस हो जाता है। वो डिपेंड करता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर वाटर वेट था कितना, ठीक है। अब वाटर का जो है ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर तुम वो वाटर वेट निकाल दोगे ना तो तुम्हें बहुत सीरियस इश्यूज आने सकते हैं, ठीक है, क्योंकि वाटर जो है ऑल ओवर हमारी बॉडी के अंदर एक अच्छा खासा परसेंटेज जो है वो होता है, ठीक है। हमारे ब्रेन को फंक्शनिंग के लिए भी वाटर चाहिए, ओके।
अच्छा देखना कभी अगर कोई बॉडी बिल्डिंग को फॉलो करता होगा तो पता चलेगा तुम्हें, देखोगे तो कि भाई बॉडी बिल्डर जो होते हैं ना वो कई कई टाइम तक पानी नहीं पीते। ठीक है, पानी ना पीने का उनका रीज़न है कि भाई स्टेज पे जब वो जाएंगे अपनी बॉडी को दिखाने के लिए, अगर वो पानी नहीं पिएंगे ना तो उनकी स्किन जो होगी वो ड्राइड दिखेगी, तो जो वीन्स है जो मसल्स है वो और ज़्यादा अच्छी तरीके से दिख पाएगी। लेकिन बाय द लैक ऑफ वाटर जब भी वो पोजिंग करने जाते हैं ना, अपना पोज मारने जाते हैं, तो वो पोज करते टाइम ना जैसे वो हाथ को मोड़ेंगे, मसल को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो बहुत ज़्यादा पेन को फील करते हैं क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर वाटर नहीं है। और वो उस टाइम पे इतने वीक होते हैं, उनको है ना दिमाग भी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा होता। तो क्योंकि सोचो एक पर्सन जो कि इतने टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहा है, वो स्टेज पे जाके अपनी पोजिंग भूल जाता है। क्या वो प्रैक्टिस नहीं कर रहा होगा पोजिंग की? उसने लाखों करोड़ों बार प्रैक्टिस करी होगी उस पोजिंग की, एक एक मूव की कि कैसे उसको बॉडी दिखानी है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो स्टेज पे जाके भूल जाता है। भूलने का रीजन क्या है कि भाई बाय द लैक ऑफ वाटर उसका दिमाग जो है वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा, उसको जो एक्शंस है ना, जो उसका मैं बोलूँ कमांड जो है वो उसको समझ नहीं आ रही है। ठीक है, जिसकी वजह से वो डिजीनेस में रहता है, उसको प्रॉपरली एक्शन समझ नहीं आते, मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है पोज बनाने के लिए तो उसके अंदर भी उसे पेन हो रहा है। तो इतना क्या बॉडी को मतलब दिखाने के लिए इतना क्या खराब कर लेना। ठीक है, जो मोस्टली डेथ होती है बॉडी बिल्डिंग के अंदर वो सारी होती है ड्यूरोटिक्स की वजह से ही। ठीक है, अच्छा ये तो होगी भाई कहानी इसकी। अच्छा अब मैं अगर इसके बारे में और बताऊं तो यूज बाय द एथलीट टू रिड्यूस वेट रैपिडली, एकदम से वेट कम करने के लिए यूज किया जाता है। ऑल्सो टेकन टू इवेड एंटी डोपिंग टेस्ट, जो डोपिंग ऑलरेडी करते हैं वो एंटी डोपिंग के अंदर टेस्ट के अंदर ना फंसे, इसलिए वो ड्यूरोटिक्स का यूज करते हैं। तो वो ड्यूरोटिक को लेके जितना भी वाटर वेट है वो वेव आउट कर देते हैं। ठीक है, ये जनरली काम करता है जब आप पेप्टाइड हार्मोन का डोपिंग कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि वो मेन स्ट्रीम में ब्लड लाइन में ही रहता है और वो ब्लड लाइन से श्रेड करने का एक सिंपल सा तरीका है ड्यूरोटिक को यूज करना। ठीक है, तो वो ब्लड लाइन से निकल जाएगा और तुम्हारे डोपिंग टेस्ट के अंदर नहीं फंसेगा। अच्छा अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, जिसका नाम है ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। ठीक है, तो ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? ये मेन ऐसे स्टेरॉइड्स होते हैं जो कि लीड करते हैं हमारा पेन रिलीफ करने में और हमारी थकान मिटाने में। अच्छा साथ ही साथ ये करते हैं हमारा पेन टॉलरेंस को बढ़ाने के अंदर, कि हम पेन के अंदर कितना टॉलरेट कर पाएंगे खुद को। ठीक है, तो सेम वही जो मैंने पहले कहानी बताई थी वो बहुत ज्यादा सिमिलर है उसी के। ठीक है, यूज टू ट्रेन एथलीट फॉर कंटिन्यूइंग एफर्ट डिस्पाइट ऑफ इंजरी, अगर तुम इंजर्ड भी हो, जैसे कि नार्कोटिक्स के अंदर था सेम वैसा ही कुछ है ये, कि भाई तुम पेन के अंदर भी हो तब भी तुम कंटिन्यूसली एफर्ट लगा पाओगे। ठीक है, अच्छा लीड टू फर्दर इंजरी, अगेन वही कहानी जो मैंने बताई पहले। अच्छा नेक्स्ट हम केमिकल जो पढ़ रहे हैं वो है इसके अंदर कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स क्या होते हैं? ये मेनली ऐसे केमिकल्स होते हैं जो कि तुम्हें रिलैक्स करने का काम करेंगे। तो यही सबसे ज्यादा ऐसे ड्रग है जो कि यूज करे जाते हैं लेमैन के बाद भी। ठीक है, लेमैन पर्सन भी जो यूज करते हैं। तो बॉलीवुड के अंदर सबसे ज्यादा कौन यूज कर रहे हैं? वो यही कर रहे हैं, कैनाबिनॉइड्स। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ ऐसे केमिकल्स है जो कि हमें बिल्कुल डीप रिलैक्सेशन देते हैं। ठीक है, तो बहुत ज्यादा पॉपुलर मैरिजुआना जो कि बैन कर दिया है हमारी यूएस गवर्नमेंट ने और ऑल ओवर द वर्ल्ड बैन हो गया था ये। ठीक है, लेकिन फिर भी कई लोग मजे मारने के लिए घूमने फिरने जाते हैं। ठीक है, फॉरेनर्स तक आते हैं हमारे हरिद्वार के अंदर हमारे भोले बाबा का प्रसाद लेने। और इसी का एक और कॉमन एग्जांपल है हशीश। ठीक है, तो ये वही चीज़ है जो कि भारती के घर पे भी मिली थी, जिसकी वजह से उनके अंदर एनसीबी की रेड पड़ी। ओके, तो ये कहानी समझ आई। ये सारे तरीके, ये सारे परफॉर्मेंस एनहेंसमेंट सब्सटेंसेज है जो कि एथलीट्स यूज करते हैं अपनी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। तो होप मैं करता हूँ कि भाई अगर तुम में से कोई एथलीट है तो इससे कोई इंस्पायर नहीं होना। ठीक है, चीज़ों को जानना है, बस क्यूरियोसिटी रखो जानने की लोगों। लेकिन भाई ये है ना, ऐसी चीज़ें लोग खुद पे भी ट्राई मारते हैं, लेकिन ट्राई नहीं मारना, जानो, खुश हो जाओ जान के बस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और हम कहानी पढ़ते हैं किसकी? फिजिकल मेथड्स की। ठीक है, अब हम बात करें उन मेथड्स की जो कि हमारे हेल्प करते हैं हमारा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए। तो सबसे पहला मेथड है इसके अंदर ब्लड डोपिंग। ठीक है, तो ब्लड डोपिंग क्या है? ये बहुत सीरियस टॉपिक है, इसको बहुत ध्यान से समझना है। तो ब्लड डोपिंग जो है, जिसकी मैंने बात करी थी पहले, एक साइकिलिस्ट जो थे आर्मस्ट्रॉन्ग, वो ब्लड डोपिंग ही किया करते थे। ठीक है, वो इसी फिजिकल मेथड का यूज किया करते थे। ठीक है, तो अगर मैं इसकी कहानी बताऊं तो है क्या? द प्रैक्टिस ऑफ बूस्टिंग द वंस ऑफ आरसीबी इन द ब्लड स्ट्रीम
ठीक है, मेन क्या है, हमारे रेड ब्लड सेल को बढ़ाना हमारे ब्लड के अंदर। ओके, तो इसके अंदर होता क्या है, ब्लड सेल कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द मसल। हमारे ब्लड सेल का काम क्या है, ठीक है, वो क्या करते हैं, हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेती है और हमारे मसल तक पहुंचाती है। मसल को ऑक्सीजन मिलेगा तो वो वॉक करते रहेंगे। ठीक है, बेसिक सा कॉन्सेप्ट, बेसिक से साइंस। अच्छा, आगे क्या कहानी है, हायर कंसेंट्रेशन इन द ब्लड कैन इम्प्रूव एथलीट्स एरोबिक कैपेसिटी दैट इज VO2 मैक्स एंड एंड्योरेंस। ठीक है, जब हमारे ब्लड के अंदर एक लेवल से ज्यादा ऑक्सीजन होगा तो हमारे मसल तक वो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचेगा। अब वो ज्यादा पहुंचेगा तो हमारा क्या होगा, हमारी एंड्योरेंस कैपेसिटी जो है ना वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो जो एक केमिकल है जिसका नाम है EPO, जिसको प्यार से बोला जाता है अर्थ्योप्यूटेन। ठीक है, जिसका काम क्या होता है, ये हमारे, जो मैंने पहले भी बताया इसके बारे में, जो कि हमारे रनर्स यूज करते हैं। ठीक है, मैं मान रहा हूँ ये टॉपिक ना थोड़ा लंबा जा रहा है, लेकिन इसको समझो तो, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग भी उतना ही है। एक और कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है, एक था मेरा दोस्त अगेन, जो कि था रनर, वो भी मेरे साथ आजकल पढ़ाई कर रहा था कुछ टाइम पहले तक। वो क्या करता था, जब वो रनिंग किया करता था, वो रनिंग करता था त्यागराज स्टेडियम के अंदर। ठीक है, तो अगर दिल्ली के अंदर कोई लोग होंगे जो कि वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको पता होगा त्यागराज स्टेडियम में कि एक प्रॉपर ग्राउंड है एथलीट्स के लिए जो कि रनिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं। तो वो जो मेरा फ्रेंड था वो 200 मीटर स्प्रिंट किया करता था। ठीक है, तो उनके जो कोच है, जो उनके जो गुरुजी थे, वो उसको अर्थ्योप्यूटेन के इंजेक्शन लगाते थे। ठीक है, अब वहाँ पे उस टाइम पे है ना, जो एथलीट होते हैं ना, वो अपने कोचेस से इतने ज़्यादा प्रभावित होते हैं ना कि हाँ भाई मैं कुछ भी करूँगा कि लेकिन मेरे को भाई परफॉर्म करना है। ठीक है, लेकिन वो अपने ना बॉडी के साथ क्या कर रहे हैं ना, उन चीज़ों को नहीं समझते। ठीक है, तो वो क्या करता था, वो अर्थ्योप्यूटेन के इंजेक्शन लगाता था। तो अर्थ्योप्यूटेन काम क्या करता है, तुम्हारे रेड ब्लड सेल को धीरे 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 बढ़ाता रहेगा। ठीक है, तो हमारे ब्लड के अंदर जब रेड ब्लड सेल के बढ़ जाएगा तो हमारा ब्लड जो है ना वो थिक होने लगेगा। ठीक है, वो गाढ़ा होने लगेगा। अब वो ब्लड गाढ़ा होगा तो क्या होगा, सोचो, वो ब्लड जब गाढ़ा हो रहा है, नॉर्मल एक ना लेवल चाहिए, वीन्स के अंदर जब ब्लड जाता है ना तो उसके एक मैं बोलूँ लेवल चाहिए कि वो फ्लो कर पाए। ठीक है, जैसे जैसे ब्लड गाढ़ा होगा हमारे हार्ट को उतना ही दिक्कत होगा ब्लड को पंप करने में, उसको उतनी ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी। ठीक है, तो वो जो फ्रेंड था वो उसको काफ़ी यूज़ किया करता था। अब जब उसने मतलब एट द एंड उसको छोड़ना पड़ा क्योंकि वो इतना ज़्यादा परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, बिकॉज इवन दो वो ये यूज़ भी कर रहा था। अब उसको क्या हुआ, उसको सीरियस हेल्थ इश्यूज आने लगे। ठीक है, ये देखो कितना सीरियस टॉपिक है, इसको बात को समझो, इसकी गहराई को समझो। उसको सीरियस हेल्थ इश्यूज आने लगे केवल और केवल EPO यूज करने की वजह से कि उसको अपना परफॉर्मेंस बढ़ाना था। ठीक है, अब उसने अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के लिए इस EPO को यूज किया और उसका ब्लड जो था वो धीरे 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 थिक होता गया। अब वो इतना थिक हो गया कि अब वो प्रॉपरली उसको यूज नहीं कर पा रहा था, वो उसके लिए एक प्रॉब्लम बन गया था। अब वो आज तक, उसको छोड़े हुए 4 साल हो गए हैं। ठीक है, और वो आज तक उस चीज को भुगत रहा है और वो पूरी जिंदगी तक इस चीज को भुगतता रहेगा। क्यों? क्योंकि अब जो उसका जो ये एक ऐसा EPO जगह है, एक ऐसा ड्रग है जिसका कोई है ना, मैं बोलूँ कोई तरीका नहीं है ये अपने बॉडी से निकालने का। डाल तो सकते हैं हम इसको, निकालने का कोई तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है कि भाई तुम ब्लड डोनेट कर दो। ठीक है, लेकिन ब्लड डोनेट भी नहीं किया जा सकता इस केस के अंदर। तो अब उसके लिए एक सिंपल सा ऑप्शन बचा है कि भाई कैप्सूल्स और टैबलेट्स खाता रहे सारी जिंदगी, जो कि काम करेगी तुम्हारे ब्लड को पतला करने के लिए, तुम्हारी ब्लड की विस्कोसिटी लेवल को कम करने के लिए। ठीक है, तो समझे हो इस सीरियसनेस को कि ये कितना खतरनाक मेथड्स है। सबकी बॉडी एक तरह से रिएक्ट नहीं करती। ठीक है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है इसको लेके, तो ये मत समझो कि तुम भी लेके तुम्हारे भी बल्ले बल्ले होने वाली है। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम अगली कहानी को। ठीक है, जो ब्लड डोपिंग है वो 2 तरीके से करी जाती है। फर्स्ट होता है इसके अंदर ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग की कहानी क्या है कि हम एक पर्सन, जो कि आर्मस्ट्रॉन्ग भी इसी मेथड को यूज़ किया करते थे, जो कि एक साइकिलिस्ट थे, वो जो कि मैंने बताया था शुरुआत में कहानी। तो ये क्या करते थे, ये अपना ब्लड निकाल लेते हैं
उसके अंदर सब्सटेंसेस को यूज करते हैं और उसका आरबीसी लेवल काउंट बढ़ा देते हैं उस ब्लड का जो कि उन्होंने अपनी बॉडी से बाहर निकाला। ठीक है, अब वो जो बाहर निकाला हुआ ब्लड है वो उसको स्टोर कर लेते हैं रेफ्रिजरेटर के अंदर और फ्रोज कर देते हैं। जब डोपिंग टेस्ट होगा तब अगर उनकी बॉडी के अंदर अभी तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो वो डोपिंग टेस्ट को जो है वो क्लियर कर जाते हैं। अब क्या होता है, जैसी गेम आने वाला है उस टाइम पे वो क्या करते हैं, इस ब्लड को जो कि उन्होंने डोप करके बाहर निकाला हुआ था, ठीक है, और जो रेफ्रिजरेट कर रखा था, उसको वापस से अपनी बॉडी के अंदर चढ़ा लेते हैं। अब क्या होगा कि एकदम से इनकी परफॉर्मेंस जो होगी वो बढ़ के आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो है कि भाई खुद का ब्लड निकालना, उसको डोप करना, उसको रेफ्रिजरेट करके रखना और वापस से जैसी कुछ गेम तुम्हारा आने वाला है, जैसे कंपटीशन आने वाला है, उसी ब्लड को वापस से इंजेक्ट करके अपनी बॉडी के अंदर डाल देना ताकि तुम्हारा आरबीसी काउंट बढ़ जाए और तुम अच्छा परफॉर्म कर पाओ। दिस इज कॉल्ड ऑटोलोगस डोपिंग मेथड, ऑटोलोगस ब्लड डोपिंग। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आता है होमोलोगस ब्लड डोपिंग। इसके अंदर एक पर्सन जो है वो अपना ब्लड नहीं निकालता, वो बल्कि अपने ही सेम ब्लड टाइप का एक और बंदा ढूंढता है। जैसे मान लो मेरा बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, मैं एक एथलीट हूं, तो मैं कोई और पर्सन ढूंढूंगा जिसका बी पॉजिटिव ही होगा ब्लड। मैं उसको पकड़ूंगा और मैं उसको बोलूंगा कि क्या करो, एक काम करो, अब तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना ब्लड निकालना है, ठीक है, और मैं उसका ब्लड यूज करूंगा अपने अंदर डालने के लिए और अपना परफॉर्मेंस बढ़ाने के। ठीक है, बेशक मैं उसका ब्लड निकाल के यूज कर लूं या मैं उसको ही डोप करूं और आखिरी में उसका ब्लड निकाल के यूज कर लूं, दोनों ही मेथड इसके अंदर होते हैं, जिसके अंदर किसी एक दूसरे पर्सन का ब्लड यूज करके अपने बॉडी के अंदर ट्रांसमिट किया जाता है। दिस इज कॉल्ड होमोलोगस ब्लड डोपिंग। ओके, अच्छा, अगर मैं ब्लड डोपिंग के बारे में बात आऊं तो मेन क्या है, एज द नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीजेस, जैसे ही हमारे रेड ब्लड सेल इंक्रीज होते हैं, जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है मसल की, ठीक है, मसल के अंदर जितना ऑक्सीजन होता है वो बढ़ जाता है। इसके ऑक्सीजन के बढ़ने की वजह से जो हमारा मसल एंड्योरेंस है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और मसल एंड्योरेंस बढ़ने की वजह से हमारी फाइनली स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो होगी वो इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसी मेथड के ऊपर काम किया जाता है। अगली जो कहानी है वो है इसके ऊपर, जो कि है जीन डोपिंग। ठीक है, जेनेटिक्स डोपिंग। ठीक है, तो जेनेटिक्स को प्यार से बोला गया है जीन। तो जीन डोपिंग क्या है कि हमारे ऐसा कुछ मैं तरीके से डोप करूं कि मेरे डीएनए के अंदर जो मैनिपुलेशन आ जाए और मेरा परफॉर्मेंस बढ़ जाए। तो ये एक ऐसा मेथड है जो कि माना जाता है कि फ्यूचर के एथलीट्स यूज करेंगे। ठीक है, फ्यूचर के अंदर यूज होगा। अभी इसका कोई ऐसा तरीका नहीं है यूज करने का और ना कि अभी कोई ऐसा कुछ प्रॉपर तरीके से इन्वेंट हुआ है। तो ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा हाइपोथेटिकल है, यानी अभी कोई रियल में नहीं होता ये जीन डोपिंग। ठीक है, मैनिपुलेशन ऑफ सेल एंड जीन एनहांसेस स्पोर्टिंग परफॉर्मेंस। ठीक है, तो माना जाता है कि भाई ऐसा काम होगा कि भाई मैं ऐसे जीन्स को मैनिपुलेट कर दूंगा, जैसे ये है ना हमारा प्रॉपर डीएनए है, मैं इसके डीएनए के अंदर कुछ ऐसे अल्ट्रेशन कर दूंगा जो कि मेरा स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस को बढ़ाएगा। ठीक है, तो अभी कोई प्रॉपर मेथड है नहीं इसका। ओके, इट इम्प्रूव रिएक्शन टाइम एंड स्ट्रेंथ, जो कि मेरे रिएक्शन टाइम और स्ट्रेंथ को बढ़ाएगा, मेरी रिकवरी को स्पीड अप कर देगा, मेरी ऐसी इंजरीज जो कि बहुत मुश्किल होता है रिकवर करना, उनको भी इम्प्रूव कर देगा। तो ये होता है जीन डोपिंग। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 6, जिसका नाम है प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एंड देयर साइड इफेक्ट्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड है कौन से। तो ये जो प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस और मेथड्स है, ये हमें देता कौन है, ये देता है हमें वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसका नाम है वाडा। इसका काम क्या है कि ये हर साल क्या करती है, मेंटेन करके रखती है रिकॉर्ड्स को कि कौन कौन सी चीज़ें ऐसी है जिनको बैन कर देना चाहिए, और टाइम टू टाइम उस चीज़ को अपडेट भी करती रहती है। ठीक है, तो रूल्स रेगुलेशन लाना, पॉलिसीज लाना, ये सारा काम किसका है, वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी का। ठीक है, अच्छा, जो हमारे नेशनल लेवल पे काम करते हैं उसका नाम है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। ये विद इन द इंडिया काम करती है, जिसका नाम है नाडा, प्यार से बोला जाता है। ये क्या काम करती है, जो पॉलिसीज वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी बनाती है, ये उनको मानने का और उसको इम्प्लीमेंट करवाने का काम करती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं प्रोहिबिटेड सब्सटेंसेस एट ऑल टाइम्स और इन एंड आउट ऑफ द कंपटीशन, यानी कंपटीशन के अंदर या बाहर
कभी भी अगर तुमने लिया ये सब्सटेंसेस तब तो तुम गए, ठीक है, वो तुम्हारा डोपिंग टेस्ट फेल कर देगा। ओके, तो ऐसे कौन कौन से सब्सटेंसेस है, सबसे पहले हम देखते हैं एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के बारे में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा, तो बस ब्रीफ रखते हैं इस वीडियो को। जो अगर डिटेल में जानना है इन सब्सटेंसेस के बारे में तो प्रीवियस वीडियो चेकआउट कीजिए, ठीक है। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का एक एग्जांपल है स्टेनोजोलोल और मिथेनोलोल, ठीक है। ये कुछ एग्जांपल है जो कि बैन कर रखे हैं हमारी वाडा एंड नाडा ने, ठीक है। इसका फायदा क्या होता है, जो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स का यूज करता है उसको एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है स्ट्रेंथ को लेके, यानी उसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो बहुत तेजी से बढ़ जाएगी, उसकी पावर बढ़ जाएगी, उसका फिजिक अच्छा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसके बहुत सीरियस हेल्थ इश्यूज है जिसकी वजह से जो हमारी ये वर्ल्ड एजेंसीज है उन्होंने इसको बैन कर दिया। जो अगला सब्सटेंस है वो है पेप्टाइड हार्मोन्स, ठीक है। ये जो पेप्टाइड हार्मोन्स रहते हैं इसका एक बहुत पॉपुलर नाम है अर्जियोप्यूटेन, ठीक है, और एक बहुत फेमस नाम है ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन, जो कि जनरली यूज करे जाते हैं एथलीट्स के द्वारा। इसका मोटिव क्या है, ये क्या करता है, ये इंप्रूव करता है हमारी मसल की ग्रोथ, मसल की स्ट्रेंथ, और ये हमारी आरबीसी का नंबर बढ़ा देता है, यानी रेड ब्लड सेल्स की क्वांटिटी जो है वो बढ़ा देता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, ठीक है, यानी ऑक्सीजन को लंग्स तक पहुंचाने की जो कैपेसिटी है वो इंप्रूव हो जाती है। ओके, अगले सब्सटेंस में बढ़ते हैं जिसका नाम है बीटा 2 एगोनिस्ट, ठीक है। ये क्या काम करता है, ये मेनली जब आया था, ये आया था एस्थमेटिक पेशेंट के लिए जिनको अस्थमा हो रखा है, उनके पंप के अंदर ये दवाइयां होती थी, जो कि काम क्या करता था, जहां से हम सांस लेते हैं तो वो सांस जिस रास्ते से हमारे लंग्स तक पहुंचती है तो ये उस रास्ते को वाइडन कर देता था, यानी उसको चौड़ा कर देता था। तो हमारे जो ये गला है ईसोफेगस, तो ये उसको वाइड कर देता है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से क्या होता है, हम ज्यादा सांस ले पाएंगे, ज्यादा एयर इनहेल कर पाएंगे, जिससे माना जाता है कि हमारी एंड्योरेंस जो है वो इंप्रूव हो जाएगी। और ये जो बीटा 2 एगोनिस्ट है ये जनरली यूज करी जाती है एंड्योरेंस एथलीट्स के ही द्वारा। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम अपना अगला सब्सटेंस जिसका नाम है हॉर्मोन्स एंड मेटाबॉलिक मॉड्यूलेटर्स, ठीक है। इसका फायदा क्या है, नुकसान क्या है और होते क्या है, देखिए इसका मेन जो काम है वो है मॉडिफाई करना हमारे हॉर्मोन्स को, ठीक है। अब ये मॉडिफाई होता है दो तरीके से। फर्स्ट है इसके अंदर इनहिबिट एंजाइम व्हिच कन्वर्ट्स द टेस्टोस्टेरोन इनटू एस्ट्रोजन, ठीक है। इसका जो मेन काम है वो है कि उन एंजाइम को प्रोडक्शन रोक देना जो टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन के अंदर कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इनका मेन काम क्या है कि एस्ट्रोजन को बनाने को रोक देना, ठीक है। अब वो कैसे कैसे रुक सकती है, जिस तरीके से टेस्टोस्टेरोन कन्वर्ट होता है एस्ट्रोजन के अंदर तो उस प्रोसेस को ही रोक दो, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, बाइंड्स द ऑस्ट्रोजन रिसेप्टर्स एंड ब्लॉक द इफेक्ट ऑफ ऑस्ट्रोजन, ठीक है। जो ऑस्ट्रोजन के रिसेप्टर्स होते हैं, हर एक पर्टिकुलर एंजाइम के हार्मोन के रिसेप्टर्स होते हैं जहां से उसके सिग्नल्स रिसीव होते हैं, तो ये उसके सिग्नल को ही क्या कहते हैं, उनके रिसेप्टर्स को ही बंद कर देते हैं ताकि और सिग्नल उसके आ ही ना पाए, तो जो एस्ट्रोजन इफेक्ट है वो खत्म हो जाएगा। ओके, जो अगला जो हमारा सब्सटेंस है वो है ड्यूरोटिक्स। जो ये ड्यूरोटिक्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये फेमस दो नाम से बिकते हैं जिसका नाम है डी-ट्रैक एंड ड्यूरोटिक्स के नाम से, ठीक है। एक लेसिक्स इसकी फेमस बहुत ज्यादा गोली है जो कि जनरली केमिस्ट शॉप पे भी अवेलेबल होती है। यूज टू श्रेड आउट द वाटर वेट फ्रॉम द बॉडी, ये जनरली यूज किया जाता है अपना वाटर वेट को घटाने के लिए। अगर किसी एथलीट को एकदम से बहुत रैपिडली वेट लॉस करना है तो वो इन ड्यूरोटिक्स का यूज करता है ताकि एक पर्टिकुलर वेट कैटेगरी के अंदर आके वो खेल पाए, ठीक है। साथ ही साथ वेट लॉस के साथ साथ ये हमारा ब्लड प्रेशर को भी लो कर देता है। ओके, अब ब्लड प्रेशर लो क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे हमारे बॉडी से वाटर निकलता है तो हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है, वो भी निकल जाते हैं और साथ साथ निकल जाता है हमारा सोडियम, तो सोडियम लेवल कम हो जाता है जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। ओके, बैन कर रखा है क्योंकि इसके बहुत ज्यादा सीवियर हेल्थ इश्यूज है। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं हम, आगे क्या है हमारे पास, मेथड प्रोहिबिटेड एट ऑल टाइम्स और इन एंड आउट ऑफ द कॉम्पिटिशन, यानी ऐसे मेथड्स जो कि कॉम्पिटिशन के अंदर भी और बाहर भी, या तुमने कभी भी किया तो तुम फंसोगे, ठीक है। तो फर्स्ट आता है इसके अंदर ब्लड डोपिंग, ठीक है।
अगर मैं ब्लड डोपिंग के बारे में बताऊं तो द प्रैक्टिस ऑफ बूस्टिंग द नंबर ऑफ आरबीसीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम, ठीक है, हमारे ब्लड के अंदर नंबर ऑफ आरबीसी का बढ़ाना, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल्स। अगर हम अपने ब्लड के अंदर आरबीसी बढ़ाएंगे तो इसका फायदा क्या है, क्योंकि आरबीसी ही वो चीज है जो ऑक्सीजन को कैरी करते हैं और मसल तक पहुंचाती है, ठीक है। तो माना ये जाता है ब्लड डोपिंग करने की वजह से आरबीसी अगर बढ़ जाता है तो वो ज्यादा ऑक्सीजन पहुंचा पाएगा वर्किंग मसल तक और वो ज्यादा इफेक्टिवली काम हो पाएगा, ठीक है। अब ये जो काम है ब्लड डोपिंग, ये करी जाती है दो तरीके से। एक को बोला जाता है ऑटोलोगस और दूसरे को बोला जाता है होमोलोगस। ऑटोलोगस ये तब होता है जब एक पर्सन अपना ही ब्लड निकाल के उसको डोप करके वापस से अपनी बॉडी के अंदर डाल लेगा, दैट इज ऑटोलोगस डोपिंग, ठीक है। होमोलोगस ब्लड डोपिंग इज जब कोई पर्सन, जो एथलीट जिसको खेलना है, वो अपना ब्लड ना निकाल के किसी और पर्सन को ढूंढेगा जो कि उसके ही सेम ब्लड ग्रुप का होगा, उसका खून निकालता है, उसको डोप करता है और फिर उसके ब्लड को यूज करता है, तो दैट इज होमोलोगस ब्लड डोपिंग, ठीक है। इसके अलावा भी एक ऑप्शन है यूजिंग आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर, ठीक है। आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कैरियर को अपने ब्लड के अंदर इंजेक्ट करके डायरेक्टली भी तुम ब्लड डोपिंग कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो, अगर इनके बारे में डिटेल में जाना है तो मैंने अगेन बताया प्रीवियस वीडियो को चेकआउट करो क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड वीडियो है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है जीन डोपिंग। जीन डोपिंग का मेन मोटिव क्या है, हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और मस्कुलोस्केलेटन स्ट्रक्चर, यानी हमारे मसल्स और हमारे स्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है और जो उनका कोऑर्डिनेशन है उनको बहुत ज्यादा इंप्रूव करने में हेल्प करता है हमारा जीन डोपिंग। और ये किया जाता है बाय मॉड्यूलिंग द जीन ऑफ अ बॉडी, यानी हमारे जीन जो है, हमारे जो जेनेटिक्स है उनके अंदर मॉड्यूलेशन लग के, ओके। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिकल्स एंड फिजिकल मैनिपुलेशन। केमिकल एंड फिजिकल मैनिपुलेशन में क्या आता है, यूज ऑफ सब्सटेंसेस एंड और मेथड्स, या तो हम सब्सटेंस यूज करें या तो हम मेथड्स यूज करें या तो हम दोनों करें, विच में ऑल्टर द इंटीग्रिटी एंड वैलिडिटी ऑफ यूरिन सैंपल ऑब्टेनिंग इन डोपिंग कंट्रोल, ठीक है। जो डोपिंग टेस्ट होता है ना, वो होता है मेनली दो तरीकों से। एक होता है कि उनका भाई यूरिन सैंपल लिया जाता है ताकि उनके ब्लड लाइन के अंदर क्या फ्लो हो रहा है वो पता लगा सके, और दूसरा कई बार तरीकों से किया जाता है कि उनका ब्लड ही निकाल लिया जाता है ताकि किस ब्लड लाइन के अंदर कितने लेवल का डोप किया गया है वो पता लगा जाए इसके, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं और अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं जिसका नाम है सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन कॉम्पिटिशन। ऐसे सब्सटेंसेस जो कंपटीशन के अंदर प्रोहिबिटेड है, यानी कंपटीशन के टाइम पे नहीं ले सकते तुम, ठीक है। तो इसका पहला एग्जांपल है स्टिमुलेंट्स। स्टिमुलेंट काम क्या करता है, हमारे अलर्टनेस को बढ़ा देता है, हमारा हार्ट रेट को तेज कर देता है, ठीक है, हमारा ब्रीथिंग रेट को तेज कर देता है, ये हमारा रिएक्शन टाइम को इंप्रूव करता है, यानी हमारी बॉडी किसी भी एक सिग्नल को और स्टिमुलेंट को जल्दी रिएक्ट करके दिखाएगी, ठीक है। हमारा जो फटीक वाला है, हमारी जो थकान है उसको हटा देता है, लेकिन साथ ही साथ इसका एक एडवर्स इफेक्ट है कि ये हमारे एग्रेशन को भी बढ़ा देता है। और इसी का एक एडवर्स इफेक्ट है कि ये बहुत एडिक्टिव नेचर का है कि हमें उस लेवल पे मैं बोलूँ अलर्टनेस की आदत पड़ जाती है, ठीक है। एक बहुत फेमस जो ड्रग है जो कि यूज किया जाता है वो है कोकेन, ठीक है। कोकेन जो है बहुत पॉपुलर ड्रग है एथलीट्स के अंदर भी और भी जगहों पे जहां पे इन चीजों का यूज किया जाता है, ओके। नेक्स्ट जो है वो है इसके अंदर नारकोटिक्स। नारकोटिक्स का यूज करना अगर कंपटीशन में वो है बैन, जिसका एग्जांपल है मॉर्फिन, हीरोइन, ठीक है। यह काम क्या करता है, ये काम करता है कि हमारे पेन को खत्म कर देता है, हमें पेन फील ही नहीं होगा, ठीक है। अगर हमें पेन फील ही नहीं होगा तो अगर हमें इंजरी भी हो जाएगी तब भी हम काम करते रहेंगे, जिसकी वजह से हमारा जो एफर्ट लेवल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन यही एफर्ट लेवल तुम्हें फर्दर डैमेज कर सकता है क्योंकि दर्द होने का भी ना एक रीजन होता है, ठीक है। अच्छा, आगे देखते हैं और अगला जो केमिकल है या सब्सटेंस है वो है कैनाबिनॉइड्स, ठीक है। कैनाबिनॉइड्स का मतलब क्या है, वो सारे ड्रग्स या वो सारी चीजें जो कि हमें रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है मैरिजुआना एंड हशीश, ठीक है। ये ऐसी चीजें हैं जो कि हमें डीप रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराती है, हमारा ब्रेन बॉडी को काम करने में हेल्प करती है, लेकिन इसके भी बहुत हार्मफुल इफेक्ट्स है जिसकी वजह से इनको बैन कर रखा है, ओके। चलिए आगे देखते हैं और नाम आता है अब ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का,
ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड्स का काम क्या है, ये पेन और फटीग को हमारे खत्म करने में हेल्प करेगा, हमारे पेन टॉलरेंस को हेल्प करेगा, ठीक है। अगर किसी एथलीट अगर इंजरी हो जाती है फिर भी वो कंटिन्यूस एफर्ट लगा सकता है और इसी वजह से वो अपने आप की बॉडी को फर्दर डैमेज भी कर सकता है। ओके, और आगे की कहानी जो है वो है सब्सटेंसेस प्रोहिबिटेड इन पर्टिकुलर स्पोर्ट, कि किन पर्टिकुलर स्पोर्ट के अंदर तुम उस सब्सटेंस को नहीं ले सकते, ठीक है। तो इसकी भी लिस्ट जो है वो वाडा और नाडा ही डिसाइड करती है, ठीक है। तो अगर किसी को देखना हो तो पूरा चेकआउट मार भी सकता है वो। अच्छा, मेन बात है अल्कोहल। जो अल्कोहल है वो पर्टिकुलर कॉम्पिटिशन्स के अंदर यूज करना बना होता है। जैसे कि अगर मैं अल्कोहल का मतलब बताऊं तो अल्कोहल जो है वो एक केमिकल से जिसका नाम है इथेनॉल, जो कि हमने बहुत बेसिक साइंस के अंदर भी पढ़ा था। इथेनॉल से ही बनता है अल्कोहल और बाकी चीजें, ठीक है। तो इथेनॉल ही बैन है, ठीक है। इथेनॉल बैन मतलब सब कुछ, जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स है वो सब बैन है, ठीक है। गेम्स जैसे कि कराटे और आर्चरी, इन सब के अंदर इसका यूज करना बहुत ही ज्यादा प्रोहिबिटेड है। ओके, आगे देखते हैं जो है अगला, वो है बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स का क्या काम है, ये एक बड़ा ही स्पेशल ड्रग है जो कि यूज किया जाता है एथलीट्स के द्वारा, ताकि उनका जो हार्ट रेट है वो कम हो सके, अपना हार्ट रेट को कम करे। जहां पे भी काम बात आ जाती है ना प्रिसीजन की, कि बहुत कितना प्रिसाइजली कुछ करना है, कितना बारीकी से कोई काम करना है, ठीक है। तो वहां पे एक एक छोटी छोटी चीज भी है ना, वो तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। तो ये यहाँ पे एथलीट जो होता है वो उनका अपना आपको बहुत काम रखना पड़ता है, बहुत शांत रखना पड़ता है, ठीक है। और वो इतना शांत रहेंगे कि उनके हाथ पैर भी कांपे ना, अगर नहीं कांपेंगे तभी उनका निशाना सही से लगने वाला है। तो ये वो केमिकल्स है जो कि यूज करे जाते हैं किसके द्वारा, आर्चर्स के द्वारा, शूटर्स के द्वारा और गोल्फ प्लेयर्स के द्वारा। ओके, अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इन सारे जो हमने केमिकल्स पढ़े, जो इनके सब्सटेंसेस पढ़े, इनके साइड इफेक्ट्स क्या है जिसकी वजह से इनको बैन किया है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइड इफेक्ट्स ऑफ एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स की। तो एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स के इतने साइड इफेक्ट है कि इसको मुझे पार्ट्स के अंदर डिवाइड करना पड़ा। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो है इसका कार्डियोवास्कुलर इफेक्ट, कि एनाबॉलिक स्टीरॉइड का हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम पे क्या बुरा असर पड़ने वाला है, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग आती है इसके अंदर, ये हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। जो स्टीरॉइड है वो हमारे ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, और ये हमारी, ठीक है, लिपोप्रोटीन जो होता है, जो हमारा गुड कोलेस्ट्रॉल बोला जाता है, ये उसको कम कर देता है, ठीक है। और यही वो चीज है जो कि हमारे सडन हार्ट अटैक, यानी एकदम सा जो हार्ट अटैक आ जाता है कभी भी विदाउट एनी, अगर तुम बिल्कुल फिट भी हो तब भी तुम्हें हार्ट अटैक आ सकता है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द एनाबॉलिक स्टीरॉइड्स। ओके, जो और इसके जो है फर्दर जो मैं अगर साइड इफेक्ट्स के बारे में बात करूं, दैट इज एंडोक्राइनल इफेक्ट्स, यानी हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है एनाबॉलिक स्टीरॉइड का, ठीक है। तो ये हमारे वही हमें एग्रेशन बढ़ा देता है हमारा, ठीक है, ये हमारे सेक्सुअल डिजायर्स बढ़ा देता है। तो ये वो चीजें हैं जो कि किसी भी पर्सन को कमिट करने में, कोई भी क्राइम कमिट करने में मजबूर कर सकती है, ठीक है। एग्रेशन में कोई कुछ भी कर सकता है, सेक्सुअल डिजायर्स की वजह से कोई कुछ भी कर सकता है, जो कि बिल्कुल ही गलत है, दोनों ही चीजें, ठीक है। अच्छा, साथ ही साथ ये हमारा लिवर के अंदर ट्यूमर कर सकता है, हमें कैंसर कर सकता है, हमें जॉन्डिस की वजह से हो सकता है, ठीक है, एनाबॉलिक स्टीरॉइड यूज करने की वजह से। ये जो है इतना डेंजरस है एनाबॉलिक स्टीरॉइड करना। अगर मैं बोलूं मेल्स के अंदर क्या दिक्कत आती है, तो मेल का जो सेक्सुअल हेल्थ है वो पूरी तरीके से खराब हो सकता है, ठीक है। इम्पोर्टेंसी आती है, वो इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है, या जैसे बोला जाता है नामर्द होना, ठीक है। तो वो सब सारी दिक्कतें, ठीक है। उनके टेस्टिकल्स श्रिंक हो सकते हैं, ठीक है, क्योंकि कई सारे ऐसे स्टीरॉइड्स होते हैं जो कि हमारे जो मेन फंक्शन है ना बॉडी के ऑर्गन्स का, वो करने नहीं देती, ठीक है, जिसकी वजह से तुम्हारा टेस्टिकल्स श्रिंक हो सकता है। मेल बूब्स वाली प्रॉब्लम आ सकती है, यानी तुम्हारा जो मेल्स है उनका भी चेस्ट साइज बहुत बड़ा हो जाता है फीमेल्स की तरह, ठीक है। साथ ही साथ रिड्यूस हो जाता है तुम्हारा स्पर्म काउंट, ठीक है, तो तुम्हारा स्पर्म काउंट कम हो सकता है। बाल्डनेस की दिक्कत आएगी, यानी कि तुम्हारा गंजापन, ये सारी की सारी दिक्कतें हैं केवल और केवल स्टीरॉइड लेने की वजह से। सेम फीमेल रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, जैसे एक्सेसिव हेयर ऑन फेस एंड बॉडी, मुंह पे बाल आना, ठीक है, दाढ़ी आ जाना, मूछे जैसे आ जाना, मतलब बहुत सारे बाल आना पूरी बॉडी पे,
फेस पे भी, ठीक है। डीपनिंग ऑफ वॉइस, भारीपन आना आवाज के अंदर। अगर तुम कभी फीमेल बॉडी बिल्डर्स की आवाज सुनोगे तो वो बहुत भारी होती है, ठीक है। एनलार्जमेंट ऑफ क्लिटोरिस, ठीक है। जो क्लिटोरिस होता है फीमेल का, वेजाइना के अंदर एक पार्ट होता है छोटा सा, वो बढ़ता रहता है और वो मैं बोलूँ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की तरह दिखना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। एबनॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो फीमेल की जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है केवल और केवल स्टीरॉयड लेने की वजह से। और साथ ही साथ ये हमारा जो एनाबॉलिक स्टीरॉयड होते हैं मेनली हमारे एस्ट्रोजन लेवल को घटाते हैं, जिसकी वजह से उनका जो ब्रेस्ट साइज है फीमेल्स का वो भी कम हो जाता है, क्योंकि एस्ट्रोजन ही है जो कि हमारा फैट स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाता था। ओके, चलिए आगे देखते हैं और इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो वो है साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, कि हमारे साइकोलॉजी पे क्या इफेक्ट आता है। तो हमारा मूड स्विंग होना, एग्रेशन आना, डिप्रेशन आना और हमारा सेल्फ डिपेंडेंस खो जाना, ठीक है। यानी हम दूसरों पे ज्यादा डिपेंडेंट होंगे खुद के बजाय, ठीक है। ये सारे साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हैं। ओके, चलिए आगे देखते हैं हम और पढ़ते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स के साइड इफेक्ट्स के बारे में। तो पेप्टाइड हार्मोन्स के अगर साइड इफेक्ट बताऊं तो एक है बहुत फेमस अर्थियोप्यूटेन, जिसके बारे में हमने अभी लास्ट वीडियो के अंदर भी देखा, अभी थोड़ी देर पहले भी पढ़ा। ये क्या काम करता है, ये हमारे ब्लड की वेस्कोसिटी लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। वेस्कोसिटी लेवल का बढ़ना मतलब देखो मेन काम है अर्थियोप्यूटेन का कि हमारे ब्लड के अंदर आरबीसी का काउंट बढ़ाना, ताकि वो आरबीसी ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन लेके हमारी वर्किंग मसल तक लेके जा पाए, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे हमारा रेड ब्लड सेल्स बढ़ते हैं, आरबीसीज बढ़ते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो ब्लड होता है वो हमारा थिक होता चला जाता है और उसकी वेस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है। और जितना थिक ब्लड होगा उतना ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा हमारे हार्ट को ब्लड को पंप करने के लिए, जिसकी वजह से हार्ट रेट जो होगा हमारा वो बहुत ही ज्यादा टेंस्ड हो जाता है और हमें हार्ट अटैक आने का चांसेस हो जाते हैं, हमें हार्ट स्ट्रोक्स आने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, माना जाता है क्या पेप्टाइड हार्मोन जो है वो ऑस्टियोपोरोसिस और कैटरैक्ट तक भी कर सकता है। अगर मैं ऑस्टियोपोरोसिस बताऊं क्या होता है, तो कभी टॉम एंड जेरी का चीज याद करो। तो टॉम एंड जेरी का जो चीज होता था, जैसे ये चीज है उसके अंदर यहाँ गड्ढे ऐसे कैसे करके बहुत सारे गड्ढे होते थे। तो समझ लो कि जो चीज है वो है तुम्हारी बोन, और वो जो गड्ढे हैं वैसे ही गड्ढे तुम्हारी असली बोन के भी अंदर हो जाएंगे ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर, ठीक है। तो पेप्टाइड हार्मोन यूज करने की वजह से ये ऑस्टियोपोरोसिस वाली दिक्कत आती है। ओके, अच्छा, जो अगला केमिकल यूज किया जाता था मेनली पेप्टाइड हार्मोन के अंदर वो था ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। अगर कोई ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन यूज करता है तो उसका मेन दिक्कत है क्या, ओवर ग्रोथ, ठीक है। एक बहुत फेमस बॉडी बिल्डर थे जिसका नाम था रिच पाइना, उनकी डेथ हुई थी किस वजह से, क्योंकि उनका जो हार्ट का साइज था वो बढ़ गया था। अब किसी का हार्ट का साइज कैसे बढ़ जाएगा, हार्ट का साइज जो होता है वो बहुत मतलब यूनिक चीज है, ऑर्गन का साइज बढ़ना। तो ये HGH एक ऐसा केमिकल है जो कि कुछ भी बढ़ा सकता है। तो ये तुम्हारे हैंड का साइज, तुम्हारे फीट का साइज, तुम्हारे फेस का साइज, कोई भी ऑर्गन का साइज, स्पेशली कि हार्ट का, क्योंकि हार्ट का प्रॉपर एग्जाम्पल देखने को मिला, क्योंकि रिच पाइना जो थे बॉडी बिल्डर उनकी डेथ होगी इस वजह से। ओके, अच्छा, साथ ही साथ ये हमारा हेडेक करता है, हमारा जॉइंट पेन करता है, जॉइंट को डिग्रेड करता रहता है, ठीक है, डिजेनरेट करता है। तो ये एक बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट है इसका। जो अगला केमिकल है वो है इंसुलिन, जो कि यूज किया जाता है, जो कि जिसकी वजह से हमें लो ब्लड शुगर लेवल का फेस करना पड़ेगा, हमारी बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाएगी, हमें शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी और हमारा ब्रेन डेड भी हो सकता है। ओके, अगले बढ़ते हैं साइड इफेक्ट पे, जो कि है स्टिमुलेंट्स के। स्टिमुलेंट्स के साइड इफेक्ट क्या है कि हमारा हार्ट रेट का बढ़ाना, हार्ट रेट बढ़ने की वजह से हार्ट पल्पिटेशंस हो सकती है, ठीक है। इंसोमेनिया, ना कि नींद ना आना, एंजाइटी होना, घबराहट होना, एग्रेशन यानी अत्यंत गुस्सा आना, ये सारे रीजंस है स्टिमुलेंट लेने के। स्टिमुलेंट की वजह से हमें डिहाइड्रेशन होता है, क्योंकि हमारा हार्ट रेट जो होगा बढ़ जाएगा, हमें बहुत ज़्यादा पसीना आएगा, जिसकी वजह से बॉडी के अंदर से जो वाटर लेवल है वो कम हो जाता है। ये हमारा ब्लड प्रेशर और ब्लड टेम्परेचर भी बढ़ाता है और ये एक बहुत बड़ा रीज़न है हार्ट फेलियर का। ओके, अगले केमिकल पे बढ़ते हैं जिसका नाम है नारकोटिक्स,
ठीक है। नारकोटिक्स का अगर साइड इफेक्ट के बारे में बात करी जाए, नारकोटिक्स के अंदर इतना नशा होता है कि हम अपना बैलेंस और कोऑर्डिनेशन खो देते हैं अपने बॉडी के साथ, ठीक है। जो कंसंट्रेशन पावर है वो खत्म हो जाती है, हमें नाजिया और वॉमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, कोमा जैसे तक भी दिक्कतें हो सकती है। ये नारकोटिक्स की वजह से हम ओवर ट्रेन कर लेते हैं क्योंकि हमें खुद को पता ही नहीं होगा हम क्या कर रहे हैं। इतना ज्यादा हाईली एडिक्टिव है कि इसकी आदत कभी नहीं छूट सकती, ठीक है। और अगर तुम एक बार को छोड़ भी दोगे तो तुम्हारी बॉडी को इसकी आदत लग चुकी है। इसके विड्रॉल सिम्टम्स तुम्हें देखने पड़ेंगे। विड्रॉल सिम्टम्स यानी कभी भी अगर तुम कोई एडिक्टिव चीज को छोड़ते हो तो तुम्हारी बॉडी पे बहुत एडवर्स इफेक्ट पड़ते हैं उसके। कोई लंबे टाइम से सिगरेट पी रहा है, अगर वो एकदम से छोड़ देगा तो उसके छोड़ने की वजह से उस पर ज्यादा साइड इफेक्ट होंगे बजाय कि वो पीते रहे, ठीक है। तो डॉक्टर भी सजेस्ट कर रहे थे पियो, अब इतने साल पिया तो थोड़ा टाइम और पियो, ओके। चलिए, जो अगला केमिकल है वो है हमारा बीटा-2 एगोनिस्ट। उसके जो साइड इफेक्ट है वो है हमारा हेडेक, डिप्रेशन और कार्डियक अरेस्ट यानी हमारा हार्ट अटैक आना। अच्छा, जो नेक्स्ट है वो आता है हमारे लाइन में, अब आते हैं ड्यूरोटिक्स। ड्यूरोटिक्स का जो होता है कि वाटर वेट निकाल देता है जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन का आना, हमारा मिनरल इम्बैलेंस होना क्योंकि हमारे सारे इलेक्ट्रोलाइट्स पानी के साथ ही हमारे निकल जाते हैं, मसल वीकनेस होना क्योंकि मसल्स को भी वाटर चाहिए वर्क करने के लिए, एक प्रॉपर तरीके से लुब्रिकेशन चाहिए होता है, ठीक है। इर्रेगुलर हार्ट बीट, ओके। लो ब्लड प्रेशर क्योंकि अगेन ब्लड में से हमारा निकल चुका है मोस्ट ऑफ द वाटर, ठीक है। लो सोडियम एंड पोटेशियम लेवल, इलेक्ट्रोलाइट्स, किडनी डैमेज कर देता है क्योंकि प्रॉपर वाटर नहीं है, और इवन डेथ भी हो सकती है, ओके। तो ये बहुत मेजर है साइड इफेक्ट ड्यूरोटिक्स के। अच्छा, जो हमारा अगला आता है वो आता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। इसके अंदर जो है हमारा मेन दिक्कत आता है वीक टेंडेंस, यानी जो हमारे जॉइंट्स को होल्ड करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं या हमारी मसल को होल्ड करने वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनको वीक कर देता है। हमारा मसल टॉर्न हो सकता है यानी मसल टीयर हो सकता है, ठीक है। हमारे हीलिंग पावर जो होती है वो स्लो हो जाती है, और हमारा पुअर वाटर रिटेंशन यानी हमारी बॉडी जो होगी वो वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगी, ठीक है। तो ये मेजर इश्यूज को फेस करना पड़ सकता है।